नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। जैसा कि हम लगातार आप शायद देख पा रहे होंगे, पिछले वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने भारत के संवैधानिक इतिहास का जो हमारा क्रम चल रहा है उसके हम आगे उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें देखो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें मुख्य बातें, हमें दो प्रकार की बातें पढ़नी है इसमें। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किन पृष्ठभूमि में आया, और दूसरा इस एक्ट में मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। तो हम ये दो बातों को लेकर चलना है। सबसे पहला कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है किन किन परिस्थितियों में, अर्थात उसमें भारत में क्या क्या परिस्थितियां थी, अर्थात ये किन पृष्ठभूमि पर आधारित था। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं इसकी। इसमें देखो सबसे बड़ी बात कि जैसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि 1765 से लेकर 1772 तक भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, दोहरा शासन लागू हुआ। उस दोहरे शासन के कारण पूरे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई थी। उसको ठीक करने के लिए फिर धीरे धीरे प्रयास किए गए थे। उसी क्रम में इसको 1772 में खत्म तो कर दिया गया था, लेकिन दूसरा तरीके का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें दूसरी तरह का द्वैध शासन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया था। इसलिए 1772 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1772 से लेकर 1781 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कार्य किए थे उन कार्यों की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एक कमेटी थी, ये दो भागों में बटी हुई थी। एक प्रवर समिति थी और दूसरी थी गुप्त समिति। इन दोनों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुख्य काम था 1772 से लेकर 1781 के बीच कंपनी ने कौन कौन से कार्य किए, उन कार्यों क्या करना है, जांच करने के लिए इस कमेटी को गठन कर दिया गया। इस कमेटी ने जांच की, भारत में भी आए ये लोग और वहां भी उनके कार्यों क्या की, उन्होंने जांच की। इसमें मुख्य रूप से क्या था, प्रवर समिति जो है वो काम कर रही थी सर्वोच्च न्यायालय की जो 74 में बना था, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, बंगाल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, उनके बीच संबंध कैसे हैं, इन संबंधों की जांच करने के लिए आया था। इन संबंधों की जांच कर रही थी प्रवर समिति। गुप्त समिति काम क्या कर रही थी कि उसी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे और इस युद्धों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत करारी हार भी हुई थी। और इस करारी हार का नतीजा यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा कर के बोझ में दब गई, बहुत ज्यादा ऋणी हो चुकी थी, उसके पास खजाना लगभग खाली हो चुका था। तो इस तरह से ब्रिटिश संसद की दोनों समितियां किस की जांच कर रही थी, एक जांच कर रही थी सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल परिषद अर्थात गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के बीच संबंध कैसे हैं उसकी जांच कर रही थी। दूसरी गुप्त समिति जांच किसकी कर रही थी कि मराठा युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खजाना खाली हो चुका है वो किस प्रकार से उसको भरा जाए, किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, उसकी वो जांच कर रही थी। अब देखो आगे कि मराठा युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार ब्रिटिश संसद से मांग कर रही थी कि मुझे कर्जा दिया जाए। ब्रिटिश संसद में लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी मांग कर रही थी कि मुझे ऋण उपलब्ध करवाया जाए। इस मांग की सिफारिश करने वाले मुख्य व्यक्ति थे गुप्त समिति के जो अध्यक्ष थे वो डंडास थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम डंडास था, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त समिति के अध्यक्ष थे डंडास। ये व्यक्ति लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी की सिफारिश कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऋण मांग रही है उस ऋण को उनको दे दिया जाए, सही ढंग से मांग रही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये इसकी सिफारिश कर रहे थे और ऋण के लिए लगातार कंपनी पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद क्या हुआ देखें, इसको एक बार देख ले वापस। मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है 1782 1781 वाला काम है, ये ध्यान रखना है। फिर प्रवर समिति, गुप्त समिति, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला काम तो 84 का पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि में ये है। नेक्स्ट दूसरा काम हम जब पढ़ रहे हैं वो ये है, ऐसे सारी रिपोर्टें इस पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी कंपनी ने जांच की है, गुप्त समिति ने जो भी जांच की है, वो जांच के बाद एक रिपोर्ट संसद में पेश की गई। एक रिपोर्ट जो है वो संसद में, ब्रिटिश संसद में पेश की गई। उस रिपोर्ट को पेश करने वाले थे बिल बर्क और फिलिप फ्रांसिस।
इस रिपोर्ट को पेश किया था बिल बर्क और फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस का नाम आपको याद होगा, कल भी हमने बताया था कि फिलिप फ्रांसिस जो है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य थे, 4 सदस्यों में से एक सदस्य थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन लोगों ने इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया। एक व्यक्ति थे फॉक्स, जो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उस समय उस जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ कुक थे, और इस समय भी वही प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, लॉर्ड नॉर्थ कुक। तो इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की संयुक्त सरकार ब्रिटेन में चल रही थी, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट पर बहस की, उसको पारित करवाने का प्रयास किया। और इस रिपोर्ट में एक मुख्य बात यह थी, एक बात तो यह थी कि इसको ऋण उपलब्ध करवाया जाए, दूसरी बात यह थी कि इस कंपनी के काम को 2 भागों में बांट दो। जो कंपनी जो काम कर रही है ना, इसको 2 भागों में आप बांट दो। एक काम होगा राजनीतिक, मतलब शासन चलाने जैसा काम, और दूसरा काम होगा व्यापारिक, दूसरा काम होगा व्यापारिक। इस 2 भागों में बांट दिया जाए। राजनीतिक काम को करेगा एक 7 सदस्यीय बोर्ड करेगा, एक 7 सदस्यों का बोर्ड बना दिया जाए। वो बोर्ड राजनीतिक रूप से इन कामों की देखभाल करेगा। और जो व्यापारिक कार्य होंगे, वो व्यापारिक कार्य इसी 7 सदस्यीय बोर्ड के अधीन 9 सदस्यीय उपनिदेशक होंगे, 9 सदस्यीय उपनिदेशक होंगे, वो व्यापारिक कामों को देखेंगे। इसमें ये बातें लिखी गई थी। तो इसमें मुख्य रूप से हमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, मराठा युद्ध के कारण जो कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी, उस हालत को ठीक करने के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई थी। दूसरी बात ये कही गई थी कि बिल बर्क और फिलिप के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें यह कहा गया था कि कंपनी के कामों को 2 भागों में बांट दिया जाए, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्यों को 7 सदस्यीय बोर्ड को दे दिया जाए, और व्यापारिक कार्यों को इसी 7 सदस्यों को अधीन 9 सदस्यीय उपनिदेशक मंडल को प्रदान कर दिया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसकी यह है, यह रिपोर्ट जब फॉक्स ने संसद में पेश की और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश संसद के 2 सदन है, पहला सदन है कॉमन सभा और दूसरा सदन है लॉर्ड सभा। तो सबसे पहले ये जो विधेयक बना था, इस विधेयक को कॉमन सभा में पास कर दिया गया, लेकिन ये विधेयक लॉर्ड सभा में फेल हो गया। और फेल होने का नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ कुक की जो सरकार थी, उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और ब्रिटिश इतिहास में यह पहली बार हुआ कि भारत की समस्या को लेकर किसी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा हो। और उसके बाद न तो हुआ, पहली और अंतिम बार ये स्थिति थी कि इसके कारण इसको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं इसकी पृष्ठभूमि। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मुख्य मुख्य प्रावधान। हाँ जी, तो हमने ये इसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली है, जिसमें हमें तीनों बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसके, इस एक्ट में मुख्य जो ये कानून बन गया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच हो रही थी, रिपोर्ट संसद में पेश हुई, उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ कुक की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने विलियम पिट, ब्रिटेन के एक नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था विलियम पिट। ये प्रधानमंत्री जब बने तो लॉर्ड नॉर्थ कुक के द्वारा जो रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधनों को फिर दोबारा से संसद में प्रस्तुत किया गया और उसी को पारित करवाकर 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट बन गया। तो हमें ये ध्यान रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको पारित करवाया था। और पारित करवाने वाली कहानी भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखो प्रावधान क्या कहते हैं। पहला प्रावधान इसमें यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसके कार्यों को 2 भागों में पहले तो सिफारिश की गई थी, और यहां 2 भागों में वास्तव में बांट ही दिया गया। पहला काम जो कंपनी वास्तव में कर रही थी शुरू से, व्यापारिक कार्य। पहला काम था उसका व्यापारिक कार्य। दूसरा काम है उसका प्रशासन संबंधित, मतलब राजनीतिक कार्य। तो पहला इसमें कार्य ये किया गया, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य तो उसके पहले ही चल रहे थे, और जैसा कि हम
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ चुके हैं कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड बनाया था जिसको हमने कहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। शायद आपको याद होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन पहले ही हो चुका था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स में। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे, इसमें 24 सदस्य थे, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये व्यापारिक कार्य तो पहले से था। अब एक नया राजनीतिक कार्य जो है इसका विभाजन करके इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें सदस्य थे 6। तो ये हमें ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 भागों में बांट दिए काम। एक काम को देख रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे काम को देख रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ये था। अब हमें देखें, सबसे ऊपर थी ब्रिटिश संसद। सबसे ऊपर कौन था? ब्रिटिश संसद। अब ब्रिटिश संसद का जो प्रतिनिधि बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दिशा निर्देशों पर काम करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिशा निर्देशों पर काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की देखभाल करने वाला कौन था? गवर्नर जनरल। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि अब सर्वोच्च शक्ति भारत में कौन बन गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गई। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से ऊपर कौन था? गवर्नर जनरल था। तो ये हमें बात ध्यान रखनी। इसके अलावा जो तीसरी बात थी वो है गवर्नर जनरल जो था उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद है, उस परिषद में हमने पहले पढ़ा था इनकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इसमें विशेष बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जब गवर्नर अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता था, सारे जो भी काम करने पड़ते थे उसको, वो सारे के सारे कार्य कार्यकारिणी परिषद की सहमति से करने पड़ते थे। अगर मान लो गवर्नर जनरल कहता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसके लिए 4 सदस्यों में से 3 का एक तरफ होना आवश्यक है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें एक बदलाव कर दिया गया। बदलाव यह कर दिया गया कि इसमें 3 सदस्य हैं, और 3 के आधे कितने होते हैं? 1.5। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? उसमें निश्चित कर दिया गया कि बहुमत के लिए 2 चाहिए। तो 2 चाहिए, तो 1 तो सदस्य था और 1 गवर्नर जनरल था। तो यहां पे गवर्नर जनरल को एक शक्ति प्रदान कर दी गई कि जब बहुमत बराबर आ जाए तो गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार होगा। सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं कर सकता, कि जब बहुमत बराबर आ जाए तो अपना वोट देकर एक निर्णायक मत दे सकता है और बहुमत को अपने पक्ष में कर सकता है। जैसे कि सदस्य कितने हैं? 3। तो यहां पे अगर 1 गवर्नर जनरल के पक्ष में है, तो इस स्थिति में होगा क्या कि विपक्ष में कितने लोग होंगे? विपक्ष में भी 1 होगा। तो मत बराबर आ गए, और बराबर आने की स्थिति में गवर्नर जनरल यहां भी वोट कर सकता है और यहां भी वोट कर सकता है। जिसको भी वो वोट करेगा उसके पक्ष में क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अर्थात वो अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय करने का इनडायरेक्ट रूप से उसको क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। इसके अलावा पहली बार इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र थे, जैसे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, मद्रास था, बंबई था, जितने भी इसके अंदर क्षेत्र आते थे, उसमें पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र कहलाते थे। और पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में लिख दिया गया साफ साफ, ये ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र हैं। ये कौन से क्षेत्र हैं? ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन से एक्ट में भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से 4 प्रावधान है। पहला प्रावधान 2 भागों में इसको बांट दिया गया। दूसरा प्रावधान सबसे ऊपर बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तीसरा प्रावधान गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार मिल गया, अर्थात हम कह सकते हैं उसको स्वयं विवेकी अधिकार मिल गया। और चौथा था ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कह दिए गए। तो इस तरह से ये चीजें थी। बहुत बहुत धन्यवाद।